Today I'm here to teach you what is accountancy and the role of accountancy in our business environment and the main objective of accountancy. So let's start. हेलो हाय एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग का आज क्या रोल है और ओवर द सेंचुरीज अकाउंटिंग का क्या रोल होता था। देखो, पहले क्या होता था कि पहले की जो सेंचुरीज या पास्ट टाइम की बात करें तो पहले क्या होता था, अकाउंटिंग को एज ए बुक कीपिंग के रूप में देखा जाता था कि जहाँ पे आप सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हो सके वो कीप कर सको, स्टोर कर सको, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कोई रोल नहीं था। लेकिन आज का जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, आज का जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है ना बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है। अब वो अकाउंटिंग ऐसे केवल बुक कीपिंग के रूप में हम नहीं देख सकते, उसकी जो लिमिटेशंस है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है। अकाउंटिंग एट्स लाइक ए कंपनी की जो सारे डिसीजन होते हैं वो कंपनी के अकाउंटिंग के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो आज के टाइम में अकाउंटिंग का रोल और अकाउंटिंग की जो वैल्यू है वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, ऐसा अगर हम कह सकें। तो अब मैं आपको अगर प्रॉपर वे में अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाना चाहूँ तो अकाउंटिंग होती क्या चीज़ है। देखो, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। क्या है अकाउंटिंग? एक प्रोसेस है जहाँ पे सारी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो, मेज़र करते हो और देन आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को। किसको कम्युनिकेट करते हो? कंपनी जो इन्फॉर्मेशन के क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं। यूज़र्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स होते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। ये कंपनी के क्या होते हैं ना, डिसीजन मेकर होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ही हमारे कंपनी के क्या होते हैं, डिसीजन डिपेंड करते हैं, राइट। तो एक अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है। आपको सबसे पहले कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस है जो कि कंपनी के लिए उसको पोस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उनको सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आप उन इन्फॉर्मेशन को मेज़र करते हो और देन आप उन इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। किसको कम्युनिकेट करते हो? आप उनके डिसीजन मेकर्स को कम्युनिकेट करते हो। डिसीजन मेकर क्या होते हैं कंपनी के डिसीजन मेकर दो होते हैं। कंपनी के इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक कंपनी के एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, जो आपको मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगी। अब इसमें एक और चीज़ आती है, कंपनी के इकोनॉमिकल इवेंट्स। जो कंपनी के इकोनॉमिक इवेंट्स कौन सी होती हैं? ये कंपनी की इकोनॉमिक इवेंट्स कौन सी होती हैं जो डिसीजन मेकिंग में यूज़ आती हैं और जिसके ऊपर कंपनी का डिसीजन बेस्ड रहता है। देखो, इकोनॉमिकल इवेंट्स में आता है आपका इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिकल इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स इज नोन एज ए हैपनिंग ऑफ consecution to a business organization which consist of transaction and which are measurable in monetary items। जो भी ऐसे इवेंट जो हम एज ए मॉनेटरी आइटम के रूप में मेज़र कर सके वो कंपनी के इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। और उस इकोनॉमिकल इवेंट का भी कंपनी के अकाउंटिंग के ऊपर, कंपनी के ट्रांजेक्शन के ऊपर, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन इकोनॉमिकल इवेंट्स को भी हमको क्या करना पड़ता है, उसके यूज़र्स को बताना पड़ता है, क्योंकि वो भी डिसीजन मेकिंग में यूज़ आते हैं। अब कंपनी की इकोनॉमिक इवेंट की मैं बात करना चाहूँ तो इस दो तरह की होती है। इकोनॉमिक इवेंट भी कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक इंटरनल इवेंट्स होती है और एक एक्सटर्नल इवेंट्स होती हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको एज ए एग्जांपल के रूप में बताना चाहूँगी कि कंपनी की क्या होता है ना, कंपनी के इकोनॉमिकल इवेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मैंने आज एक कोई मशीन खरीदी 6 लाख रुपीज़ की, ठीक है। आज मैंने मशीन खरीदी 6 लाख रुपीज़ की, तो ये कंपनी की इकोनॉमिक इवेंट हो गई। इस इवेंट को कंपनी को कहीं ना कहीं तो पोस्ट करना पड़ता है ना, करना पड़ेगा। तो कंपनी की ये इकोनॉमिक इवेंट हो गई, तो ये अब इसको कंपनी को पोस्ट करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इंटरनल इवेंट्स कौन सी और एक्सटर्नल इवेंट्स कौन सी हैं, ठीक है। आज मैंने कोई मशीन खरीदी 6 लाख रुपए की, राइट। अगर उसमें मैंने क्या किया, उसके लिए मैं साइट प्रिपेयर कराऊंगी, है ना। साइट प्रिपरेशन करवाया, मैंने उसको इंस्टॉल कराने के लिए पैसे दिए, वेजेस दिए, उसके लिए साइट प्रिपेयर करवाया मैंने, उसके लिए उसको इंस्टॉल कराने के लिए मैंने एक्सपेंस किए। तो वो सब मेरी क्या हो गई, इंटरनल इवेंट्स हो गई, है ना। वो सब मेरी क्या हो गई, इंटरनल इवेंट्स हो गई, इंटरनल इवेंट्स हो गई। और उसके बाद अब आता है सेकंड नंबर पे एक्सटर्नल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट्स क्या होती है? एक्सटर्नल इवेंट्स ये होती हैं कि मैंने अपने सप्लायर को मैंने कोई माल सप्लाई किया, या मैंने अपने कस्टमर को कोई भी सर्विसेज दी, या मैंने मंथली रेंट का पेमेंट किया अपने लैंडलॉर्ड को, या मैंने कोई भी मटेरियल परचेज़ किया बाहर की पार्टी से। तो वो सब मेरी क्या हो गई, एक्सटर्नल इवेंट्स हो गई। क्या हो गई, मेरी एक्सटर्नल इवेंट्स हो गई। तो ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, एक्सटर्नल इवेंट्स हो जाएंगी। तो आपको ये पता चल गया होगा एक तो अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग
मेन डेफिनेशन क्या अकाउंटिंग की मेन डेफिनेशन यही है कि सबसे पहले आपको सारे जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मेज़र करना पड़ता है और कम्युनिकेट करना पड़ता है। किसको कम्युनिकेट करना पड़ता है? कंपनी के इंटरेस्टेड यूज़र्स को। कंपनी के इंटरेस्टेड यूज़र दो होते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। और इसकी एक टर्म आई थी इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स का मैंने आपको बताया कि ऐसी इवेंट्स जो कि एज ए मॉनिटरी आइटम के रूप में क्या कर सको, मेज़र कर सको, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी दो इवेंट होती है, एक इंटरनल इवेंट होती है और एक एक्सटर्नल इवेंट होती है। मैंने आपको बताया इंटरनल इवेंट्स आपकी कौन सी होंगी और एक्सटर्नल इवेंट कौन सी होगी। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिकल इवेंट्स क्या हैं। अब आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमको क्या करना पड़ता है, अब इसमें क्या होता है ना, आइडेंटिफाई और मेजर और रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशन, ये टर्म कैसे यूज़ होती है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इवेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर मेज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, देन हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, ऐसी इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना जो रिकॉर्ड की जा सके। सबसे पहले हमको सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है और सिलेक्ट करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है या कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हुआ है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट डाल सकें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमको क्या करना पड़ता है, कंपनी की आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन को फिर हम मेज़र करते हैं, देन हमको अकाउंटिंग रूप में, अकाउंटिंग के फॉर्म में हम उनको जर्नल एंट्रीज़ में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, देन हम उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है। मैं आपको कब से बता रही थी कि कंपनी के इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं जिनको हमको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि कंपनी के इंटरेस्टेड यूज़र्स होते कौन है। ये कंपनी के डिसीजन मेकर होते हैं जिनके ऊपर कंपनी का सारा डिसीजन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्टेड यूज़र होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं और एक आपके एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, ठीक है। ये भी दो टाइप के हो गए। आपके इंटरनल यूज़र्स में कौन आता है और कंपनी के एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन आता है। देखो कंपनी के इंटरनल यूज़र्स में कंपनी के कौन कौन आते हैं, इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं, उनको ब्रॉडली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्टली होते हैं जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ये कंपनी के क्या होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं, कंपनी के एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं कंपनी के, जैसे आपके शेयर होल्डर्स हो गए। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स जिसने कंपनी में शेयर खरीद रखे हो कंपनी के शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स हो गए। और कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, टैक्स अथॉरिटी हो गई, रजिस्टर हो गया, सेबी हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, लेबर यूनियन हो गया, ये कंपनी के कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, कंपनी के डिसीजन मेकर कंपनी के इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं। इंटरेस्टेड यूज़र्स भी दो टाइप के होते हैं, एक कंपनी के इंटरनल होते हैं और एक कंपनी के एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इनको किस फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन दोगे और फिर एक्सटर्नल यूज़र्स भी इन्फॉर्मेशन क्यों लेते हैं, उनके लिए क्या यूज़ है इस इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ आता है, क्योंकि इसको एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही माना जाएगा ना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को आपने रिकॉर्ड किया, उसको मेज़र किया, आइडेंटिफाई किया, फिर आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा रहे हो, तो एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही हुआ, क्योंकि उसी के बेस पे एक इकोनॉमिकल डिसीजन लिए जाते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिपेंड करती है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे ऊपर बनाया जाता है, और कंपनी की क्या कितनी इफेक्टिव रूप से काम कर रही है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका सबका पता हो, तो कंपनी की अकाउंटिंग से पता चलता है, राइट। अब मैं जो मेनली आपको बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि कंपनी के जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस तरह की होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरह की होनी चाहिए। फर्स्ट है हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कंपनी के अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाई जाती है,
उसके ऊपर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइडली 3 आते हैं। कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट होता है, कंपनी का P&L अकाउंट होता है, कंपनी का बैलेंस शीट होता है। कंपनी का P&L अकाउंट कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, कंपनी का बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है अभी, है ना। तो सबसे पहले अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही होना भी ज़रूरी होता है ना। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी तो फिर वो तो पूरा ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, वो होती है रिलायबल। इन्फॉर्मेशन हमेशा रिलायबल होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि रिलायबल टर्म क्या है। रिलायबल टर्म का मीन्स ये होता है कि कंपनी जो होती है पूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है ना, उसकी अकाउंटिंग जो होती है उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है ना। तो रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय द डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंट बिटवीन द इन्फॉर्मेशन कन्वे अबाउट द ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट हैड ऑकर्ड, मेजर एंड डिस्प्ले। एक तो होता है रिलायबल इन्फॉर्मेशन को अगर मैं शॉर्टली फॉर्म में बोलना चाहूँ तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक तो फॉल्ट फ्री होनी चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए और बायस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो मैंने बायस्ड होके की, मैंने अपने किसी एक यूज़र्स को ध्यान में रख के उसकी बेनिफिशियल में होके की, तो वो रिलायबल नहीं मानी जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन कैसे रिलायबल मानी जाएगी अगर किसी को बायस में ध्यान में रखकर अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो। तो एक तो फ्री फ्रॉम फॉल्ट होनी चाहिए और एक बायस नहीं होनी चाहिए, और वो किसी इंडिपेंडेंट पार्टी मतलब थर्ड पार्टी के द्वारा वेरीफाई की गई हो कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है और वो इन्फॉर्मेशन एकदम रिलायबल है। तो वो हमारा टर्म होती है रिलायबिलिटी। ओके, सेकंड हमारी टर्म होगी इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमको हमारी थर्ड पार्टी जिसको हम कन्वे कर रहे हैं उसको अगर वो इन्फॉर्मेशन समझ में ही नहीं आए तो वो कैसे अंडरस्टैंडेबल होती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी को अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में और एक समराइज फॉर्म में आपको बताना चाहूँ तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मीन होती है कि जिस सेंस में मैं वो इन्फॉर्मेशन बोल रही हूँ उसी सेंस में वो पार्टी वो यूज़र्स को भी समझ में आनी चाहिए। अगर मैं किसी और सेंस में बोल रही हूँ और उसने किसी और सेंस में उस इन्फॉर्मेशन को लिया तो उससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो उससे क्या होगा, मेन इसका रोल होता है इसमें कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना ज़रूरी है कि आप किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो थर्ड पार्टी को, यूज़र्स को, ताकि वो उसी सेंस में जिस सेंस में आपने उसको प्रोवाइड करवाया है। तो फर्स्ट नंबर पे इसका रिलायबल होना ज़रूरी है, सेकंड नंबर पे अंडरस्टैंडेबिलिटी होना ज़रूरी है और थर्ड नंबर पे उसका कंपेरेबिलिटी होना ज़रूरी है। केवल अंडरस्टैंडेबिलिटी और रिलायबिलिटी से कुछ नहीं होगा। अगर कंपेरेबल ही नहीं होगी वो इन्फॉर्मेशन आपस में तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे काम करेगी फिर। तो उसका कंपेरेबल होना भी नेसेसरी है और वो उसी अकॉर्डिंग आपको मेज़र करनी पड़ेगी, उसी अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मेशन को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है आपका, मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक इवेंट क्या टर्म है, इसकी यूज़र्स कौन कौन से हैं और उसकी मेन क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या होता है अकाउंटिंग, इसके क्यों की जाती है अकाउंटिंग। हाँ, मुझे पता है कि अकाउंटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि डिसीजन मेकर की इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड होती है। बट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के मेन क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मुझे आपको एक समराइज फॉर्म में मैं बताना चाहूँगी। फर्स्टली, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सारी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं कंपनी के जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना। अगर आप कोई भी मैनेजर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो डे टू डे के सारे ट्रांजैक्शन अप टू डेट वो दिमाग में रखे कि हाँ अभी मैंने इससे माल खरीदा, अभी मैंने उसको माल बेचा, ये मैंने सेल किया, मैंने परचेज किया। इट्स नॉट पॉसिबल। वी हैव टू कलेक्ट एंड मेजर दिस इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन समवेयर। इट्स वेरी नेसेसरी। तो इसमें क्या होता है ना, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है कि मुझे सारी जो भी मेरे बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मुझे रिकॉर्ड करना है और उस रिकॉर्ड को मुझे मेंटेन करके रखना है, क्योंकि फिर मुझे उसकी एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी। उसके बाद वो रिकॉर्ड किस फॉर्म में होती है, एंट्रीज़ की फॉर्म में ही होंगी ना, वो रिकॉर्ड होंगी, फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रभाव पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। तो मेन ऑब्जेक्ट जो होता है अकाउंटिंग का वो क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कंपनी के जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी की अकाउंटिंग क्यों की जाती है, क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, कंपनी का लॉस, प्रॉफिट और लॉस पता चले। ठीक है, तो कंपनी का कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है, कैलकुलेशन करने के लिए
ये की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। जैसे आज मैंने मेरा कुल मिला के सेल एज एग्जांपल मैं मान लूँ कि कंपनी का कुल सेल रेवेन्यू 5 लाख रुपए का हुआ, इस साल सेल इतनी हुई, अदर इनकम से भी इतना उसको पैसा मिला, ठीक है। उसके जैसे मैंने 5 लाख रुपए की सेल हुई, अदर इनकम में 10,000 रुपये की हुई, मेरे सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कटने के बाद में मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे 4 लाख रुपए के हुए, तो उसके बाद मेरे को प्रॉफिट कितने का बचा, 1 लाख रुपए का बचा। तो मेरा ये कब कैलकुलेट हो पाएगा, जब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, जब मेरे पास सारी डिटेल होंगी, तभी तो ये इन्फॉर्मेशन, ये प्रॉफिट और लॉस कलेक्ट हो पाएगा इसका, है ना। तो इसमें क्या है कि इसका मैं जैसे इसमें 1 लाख रुपए का मेरे को प्रॉफिट बताया, इसी जगह अगर मेरे पास में 5 लाख रुपए का सेल होता और मेरे पास में सारे एक्सपेंसेस 12 लाख रुपए के होते, तो मेरे 7 लाख की क्या हो गई, लॉस हो गई। तो इसी से तो पता चला कि अब कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है, कितने लॉस में जा रही है। हमने अकाउंटिंग की, हमने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, तभी तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हुआ। तो इसका सेकंड मोस्ट ऑब्जेक्ट होता है कि कंपनी का प्रॉफिट और लॉस का पता करना। और थर्ड नंबर पे होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो मैंने आपको बताई कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज जो कंपनी की बैलेंस शीट में बनाई जाती है वो दी जाती है। अब आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। अब मैंने आपको बताया था कि कंपनी के 2 यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र होता है, एक कंपनी का एक्सटर्नल यूज़र होता है, राइट। तो कंपनी का इंटरनल यूज़र होता है और एक कंपनी का एक्सटर्नल यूज़र होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कंपनी के एक्सटर्नल यूज़र को इन्फॉर्मेशन हम किस फॉर्म में देते हैं, हमेशा हम उसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब इसके यूज़र्स को इनकी इन्फॉर्मेशन का क्या यूज़ होता है, देखो इन्वेस्टर्स को क्या यूज़ होता है कि उनको पता चलता है कि कंपनी कितने रिस्क पे चल रही है, ठीक है, और कंपनी का कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड, यूनियन और एम्प्लॉय को क्यों ज़रूरत होती है कि उसको कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में पता चले कि कंपनी क्या स्टेबल है और कितनी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है अपने वेजेस का। थर्ड नंबर पे लेंडर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि कंपनी की क्रेडिट वर्टनेस क्या है। कोई कंपनी की क्रेडिट वर्टनेस नहीं होगी तो उसको क्या कोई बैंक लोन देना पसंद करेगी, क्या कोई उसको पैसा देना पसंद करेगा मार्केट में, तो उसकी क्रेडिट वर्टनेस किस तरह से पता चलेगी, जब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन होगा, जब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और सप्लायर्स को पता होना जरूरी है। गवर्नमेंट और अदर रेगुलेशन क्यों यूज़ करती हैं कि उनको पता चलना चाहिए कि कंपनी कंप्लाइंसेस का सही पालन कर रही है या नहीं कर रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ग्रुप को पता होना चाहिए और कॉम्पिटिटर को पता होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटर क्या यूज़ करेंगे, कॉम्पिटिटर ये पता करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि एक्सटर्नल यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में दी जाती है और वो इन्फॉर्मेशन उनको किस तरह से यूज़ आती है। इन्वेस्टर को क्या यूज़ है इन्फॉर्मेशन का, गवर्नमेंट को क्या यूज़ है, यूनियंस को क्या यूज़ है और लैंडर्स को क्या यूज़ है और कॉम्पिटिटर को क्या यूज़ है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स उनको क्या किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो इस क्लास में मैंने डिस्कस किया आपसे कि अकाउंटिंग एक फॉर्म क्या है, सेंचुरी पहले अकाउंटिंग को क्या माना जाता था, आज अकाउंटिंग की वैल्यू क्या है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उसके यूजेस क्या क्या हैं। आई होप यू लाइक माई क्लास। इफ़ यू लाइक माई क्लास प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।